हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब कोई भी इस तरह के नए सूट्स फाइल नहीं किए जा सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर्स पास नहीं करेंगे पेंडिंग केसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मस्जिद मंदिर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है और बहुत सारे केसेस ऐसे फाइल किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि पर्टिकुलर मॉस्क के नीचे कोई सा टेम्पल है, जैसे कि हमने अभी ज्ञानवापी वाला केस देखा था। तो इसके बाद ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग जारी कर दी है रिगार्डिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसका इम्प्लीकेशन है फॉर द लीगल लैंडस्केप रिलीजियस साइट्स के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर, राइट। तो फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने बैर किया है नए सूट्स को फाइल करना, और जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो कोई भी अपने इफेक्टिव ऑर्डर्स पास नहीं कर सकते हैं जो पेंडिंग केसेस उनके पास पड़े हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? ये कौन सा एक्ट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको इनैक्ट किया गया था टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। इस लॉ को लाया गया था 1991 में, और इसमें ये बात की गई थी कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, आइदर वो मॉस्क हो या टेम्पल हो या फिर गिरजाघर हो, कोई भी जगह वो हो सकती है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो मेंटेन किया जाएगा। और उसका जो मेंटेनेंस है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। इस लॉ में फर्दर प्रोहिबिट किया गया था कि आप किसी भी जगह को जो कि वर्शिप की जगह है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को फ्रॉम इट्स प्रोविजन। ठीक है, तो ये एक्ट रिस्पॉन्स था टू द सोशियो रिलीजियस टेंशन जो कि अराइज हुआ था ड्यूरिंग द अयोध्या मूवमेंट। उसी के बाद इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट का बेसिक पर्पस क्या था, जो रिलीजियस साइट्स का स्टेटस होता है उनको प्रिजर्व करना पोस्ट 1947, जिससे कि उसमें किसी तरह का अल्ट्रेशंस ना हो सके। इसको इनैक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ कम्युनल टेंशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था वो एक फोकल पॉइंट था हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के अंदर उस टाइम पे। ये जो एक्ट है ये सारे के सारे रिलीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है इंडिया के अंदर, ना सिर्फ हिंदुइज्म और इस्लाम के ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या, अगर कल को कहीं पे अगर बौद्ध की वर्शिप की जगह है, बौद्ध पीपल के या फिर गिरजाघर है, तो उनके लिए भी सेम यही लॉ एप्लीकेबल है, और ये इंडिया का सेक्युलर फ्रेमवर्क दर्शाता है। लेकिन बाद में जाके इस लॉ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, किस लिए, फॉर पोटेंशियली इन्फ्रिंजिंग ऑन रिलीजियस राइट्स, और यहाँ पे ये बात की गई थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन किया जा रहा है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अफेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? तो रिसेंट रूलिंग आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें इन्होंने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी आप नए सूट्स फाइल नहीं हो सकते हैं या कोई भी आप केस नहीं रजिस्टर कर सकते रिगार्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हाल्ट किया है कोई भी इफेक्टिव इंटरिम या फाइनल ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग सूट्स हैं उनके रिगार्डिंग, और इसमें इन्होंने सिविल कोर्ट्स को भी रोका है कि वो कोई भी सर्वे ऑर्डर नहीं करेंगे या फिर रिपोर्ट सीक नहीं करेंगे फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारी चीज़ें या ये जो सारी टेंशन्स चल रही हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा। सुप्रीम कोर्ट अब बीच में आ चुका है और उसने अब जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स और इसके अलावा जो भी लोकल कोर्ट्स हैं, उनको बैन कर दिया है कि वो कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, ना कोई वो नए फाइल्स, नए केसेस या नए सूट्स रजिस्टर करेंगे, और ना ही जो उनके पास पेंडिंग केसेस हैं उनमें वो कोई ऑर्डर फर्दर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट फर्दर देखने वाला है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पर्पस हमने क्या समझा, इसका पर्पस था रिलीजियस स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप को मेंटेन करना एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग आई है ये अलाइन करती है विद द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग कम्युनल हार्मोनी, जहाँ पे डिस्प्यूट को प्रिवेंट किया जाता है ओवर द हिस्टोरिकल रिलीजियस साइट। ठीक है,
और यहाँ पे ASI की बात हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1861 में। इसी के साथ ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की। और ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, नॉट जस्ट टेम्पल, इंक्लूडिंग द मॉस्क, चर्चेज एंड द गुरुद्वाराज, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली एम्फेसाइज किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है सेक्युलर फैब्रिक को प्रिजर्व करने की इंडिया के अंदर। साथ ही ये बात इन्होंने कहीं ना कहीं दर्शाई है अपने रूलिंग्स में ऑन द रिलीजियस मैटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस रूलिंग। इस रूलिंग के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले ये रूलिंग प्रिवेंट करती है किसी भी तरह के चैलेंज को टू द एग्जिस्टिंग रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिससे कि स्टेटस उनका मेंटेन रहेगा अंटिल फर्दर कोर्ट कोई ऑर्डर अपना इशू करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट में लीड टू इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी, जो भी ऑनगोइंग सिविल सूट्स चल रहे हैं उसमें ज़्यादा डिटेल्ड वे में एग्जामिनेशन किया जाएगा और इफेक्टिवली ये प्रोटेक्ट करेगा रिलीजियस साइट्स को फ्रॉम बीइंग कंटेस्टेड इन द कोर्ट, राइट। यहाँ पे जो हमने स्टेटस क्यू की बात की, इट मेंटेन्स द स्टेटस क्यू, ये असल में लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है। और जो भी हमारी रिलीजियस साइट्स होती हैं उनको एक स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है अंडर द लॉज लाइक रिलीजियस फ्रीडम रेस्टोरेशन एक्ट, फाइन। नाउ व्हाट चैलेंजेस हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट द 1991 एक्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले चैलेंजेस में ये बात आती है कि इट अंडरमाइंस द जुडिशियल रिव्यू बाय प्रोहिबिटिंग द फ्रेश क्लेम्स, और ये आर्बिट्रेरी है ड्यू टू इट्स कट ऑफ डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। तो ये दोनों पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे पेटिशंस जिसमें कि एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर चैलेंज किया जाता है वो भी पेंडिंग है सिंस 2020, और ये कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं अबाउट द लॉज रेट्रोस्पेक्टिव नेचर, ओके। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि रेज हो रहे हैं अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। और ये जो एक्ट था बेसिकली ये इंडिया के एफर्ट का हिस्सा था जिसमें इंडिया ने कोशिश की थी कि वो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस कर सके पोस्ट कॉलोनियल रूल। और जुडिशियल रिव्यू इंडिया के अंदर जो होता है ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसमें कि इंश्योर किया जाता है कि जो लॉज बनाए जा रहे हैं क्या वो अलाइन है विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ओके। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बेसिकली अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लीगल अनसर्टेनिटी, और ये सिटीजन्स के राइट्स को भी अफेक्ट करते हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अब सारी पावर है और हिस्टोरिकली ये गार्डियन माने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, और ये रिव्यू करते हैं कंट्रोवर्शियल लॉस को, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट व्यू द 1991 एक्ट इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कंसीडर किया था 1991 एक्ट को एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी जो वैलिडिटी है वो फिलहाल अंडर स्क्रूटनी है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट जो कि फाइट हो रहे हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ, जिसकी वजह से फ्यूचर रूलिंग्स जो हमारी हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकती हैं ऑन द रिलीजियस डिस्प्यूट्स इन इंडिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू रहा है। पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर मानते थे इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी जो है वो अंडर स्क्रूटनी है फिलहाल, ओके। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था। आपको अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन स्टैब्लिश हुआ था केशवानंद भारती केस में 1973 में, राइट। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जितने भी रिलीजन्स हों किसी रीजन में उनको इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, फाइन। And now the last point is what historical context surrounds the Places of Worship Act. इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था ड्यूरिंग द अयोध्या मूवमेंट जब बाबरी मस्जिद वॉज स्टिल स्टैंडिंग, ओके। और इस इनैक्टमेंट के बाद बहुत सारे पेटिशंस इंक्रीज हो गए चैलेंजिंग द एक्ट, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ टेम्पल एंड मॉस्क, और साथ ही ये डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को बिटवीन हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो जो भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क ये भी इंक्रीज हो चुके हैं सिंस देन, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और आइए देखते हैं यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑन इंडियाज सेक्युलर फैब्रिक। इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक पे इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। Critically examine the role of the judiciary in upholding or challenging laws like the Places of Worship Act
इन यहाँ पे जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सप्लेन हाउ हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज इम्पैक्ट द कंटेम्प्रेरी लीगल फ्रेमवर्क्स इन इंडिया, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस द बैलेंस बिटवीन रिलीजियस राइट्स एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। आपको सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए बैलेंस शो करना है इन बिटवीन रिलीजियस राइट्स एंड द सेक्युलरिज्म। Comment on the significance of the cutoff date in the Places of Worship Act in shaping the religious discourse. Now the first question is discuss the implications of the Places of Worship Act on India's secular fabric. First of all, it defines the status of religious sites post independence, जिससे कि जो हमारा secular character है किसी भी state का वो reinforce होता है। इसके अलावा ये encourage करता है preservation of communal harmony, जहाँ पे हम contentious claims को prevent करते हैं over the religious side. Then potentially it limits the judicial intervention in the religious matters, जिससे कि concerns raise होते हैं about the balance of power. And it reflects the tension between historical claims and contemporary rights, जिससे कि societal perceptions impacted होते हैं. And the last one is it impacts ongoing religious disputes and societal perception. तो जो भी ongoing religious disputes हैं वो affected होते हैं. यहाँ पे public discourse shaped होता है on secularism and religious identity, right? The next question is critically examine the role of the judiciary in upholding or challenging the laws like the Places of Worship Act. सबसे पहले जुडिशरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गार्डियन है एंड इनका टास्क है लॉज को इंटरप्रेट करना इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसे लॉज नहीं फ्रेम करने हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे फाइट करते हों या उससे कन्फ्लिक्टेड हों। और ये एक बैलेंसिंग एक्ट है इन बिटवीन लॉ एंड पब्लिक सेंटिमेंट, पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहाँ पे रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग द जुडिशियल डिसीजंस, क्योंकि पास्ट जो रूलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट्स सेट करते हैं फॉर द करंट केसेस। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिस्ट्रेंड इन सेंसिटिव केसेस, जो कि हमारे लॉ एंड मोरालिटी के कॉम्प्लेक्स नेचर को भी दर्शाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट इन शेपिंग द जुडिशियल आउटकम्स रिलेटेड टू रिलीजियस लॉज। ओके, now the next question is explain how historical grievances impact the contemporary legal frameworks in India. किस तरह से historical grievances impact करते हैं contemporary legal frameworks को इंडिया के अंदर। historical injustices current legal claims को shape करते हैं और यहाँ पे societal attitudes influenced होते हैं towards the religious side. then legal frameworks often reflect करते हैं historical narratives को, जिससे कि जो resolution है contemporary disputes का वो complicated हो जाता है। Then it influences societal attitudes towards the religious side, need for a nuanced understanding of historical context, legal interpretations में और judicial decisions में। contemporary laws भी influenced हो सकते हैं because of past conflict. contemporary laws भी influenced हो सकते हैं because of past conflict. यहाँ पे ज़रूरत है reconciliation की history and law से, ठीक है। और जो भी ongoing debates हैं about historical grievances, it continue to shape हमारे public discourse and legal frameworks. Now with suitable examples discuss the balance between religious right and secularism in India. Example देते हुए आपको balance discuss करना है between the religious right and secularism. सबसे पहले secularism is enshrined in the constitution और इसका purpose क्या है? Equal treatment ensure करना सभी religions के लिए। रिलीजियस राइट्स ऑफन क्लैश विद स्टेट इंटरेस्ट और ये हाई प्रोफाइल केसेस में देखा गया है, जैसे कि अयोध्या डिस्प्यूट। एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स इफेक्टिंग द कम्युनल हार्मोनी, जैसे कि ज्ञानवापी मॉस्क केस अभी सामने आया है जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन लैंडमार्क केसेस, जिससे कि जो रिलीजियस राइट्स हैं उनका इवॉल्विंग नेचर हाईलाइट होता है। एंड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एडवोकेटिंग फॉर सेक्युलर प्रिंसिपल्स, यहाँ पे पब्लिक डिस्कोर्स की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कट ऑफ डेट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन शेपिंग द रिलीजियस डिस्कोर्स। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 सर्व करता है एज अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन और ये मार्क करता है कॉलोनियल रूल के एंड को, साथ ही इंडिपेंडेंट इंडिया के बिगनिंग को। And the challenges posed by retrospective legal provisions complicate the claims of historical injustice. Impact on claims of historical injustice, जिससे कि जो ongoing debates हैं about religious identity and rights वो भी influenced होते हैं। Influences ongoing debates on religious identity, क्योंकि communities grapple करती हैं with historical narratives and potential for conflict in interpreting
द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। और ये ज़रूरी है एक केयरफुल अप्रोच के लिए टू द लॉ एंड हिस्ट्री, राइट। सो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। So this is all about Supreme Court's ruling on Places of Worship Act 1991. I hope you have liked the session. Stay tuned for further such interesting lectures. We'll be meeting again. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.